मैं डॉक्टर एल के तिवारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण 1885 से 1905 तक की घटना का चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए 2 वीडियो लेक्चर दिया है, जिसमें कि हमने राष्ट्रीय आंदोलन के उत्पत्ति के कारण या 1885 के पूर्व की घटना का उसमें हम जिक्र किए हैं। चलें, सबसे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधारणा को स्पष्ट कर लें। काफ़ी विवादित रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो उसके पहले हम यह देखें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीयों द्वारा संचालित अहिंसावादी और सैन्यवादी आंदोलन था। यहाँ पे स्पष्ट है, ध्यान रखने की बात है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो क्या था, अहिंसावादी आंदोलन था और बीच बीच में सैन्यवादी आंदोलन मतलब सशस्त्र विद्रोह के द्वारा भी इनका इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। जिसका उद्देश्य शुरू में इसका जो उद्देश्य था, जिसका मूलतः उद्देश्य जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शुरू से अंत तक जो भी कहें, या शुरू में कुछ अलग था, लेकिन मूल जो उसके अंदर जो मूल भावना थी, इसका उद्देश्य कि अंग्रेजी शासन को भारतीय उपमहाद्वीप से जड़ से उखाड़ फेंकना था। यानी भारत से जो अंग्रेज सरकार, भारत व्यापार करने के लिए आए थे अंग्रेज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पर व्यापार करते थे, लेकिन 1858 के अधिनियम के बाद जो भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश महारानी का शासन हो गया, तो उस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना इस आंदोलन का मूल उद्देश्य रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत 1857 में हुई, जिसे सिपाही विद्रोह या कहें जन विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन आदि नाम से पुकारा गया। सामान्यतः 1857 से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रारंभ माना जाता है। कहने का यहाँ अर्थ यह है कि कुछ लोग 1857 से ही राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत को माना जाता है, लेकिन अगर हम गंभीरता से देखें तो इस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रवाद का जो है उदय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना से हुई थी, जो कुछ उतार चढ़ावों के साथ 14 अगस्त 1947 ईस्वी तक अनवरत रूप से जारी रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वह क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों द्वारा पूरे राष्ट्र में विरोध करना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि इसकी औपचारिक शुरुआत जो है 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है और ये 14 अगस्त 1947 तक चलने वाला आंदोलन था। और इसमें 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अध्ययन की सुविधा के लिए हमने या विद्वानों ने, इतिहासकारों ने 3 कालखंड में हम बांट देते हैं। प्रथम चरण जो 1885 से 1905 ईस्वी तक था, इसे उदार राष्ट्रवादी काल कहा जाता है। कुछ लोग इसको नरम गरम दल के रूप में भी देखते हैं। उग्र राष्ट्रवादी को गरम और उदारवादी को नरम दल भी नाम दिया जाता है। द्वितीय चरण में जो है 1905 से 1919 ईस्वी तक के काल को माना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे उग्र राष्ट्रवादी काल कहते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, उग्र राष्ट्रवादी काल के नाम से जाना जाता है। और तृतीय एवं अंतिम चरण 1919 से 1947 तक का, इसमें
महात्मा गांधी का पदार्पण होने के कारण, सबसे बड़ी भूमिका रहने के कारण गांधी युग के नाम से हम इसे जानते हैं। यहाँ पे हमने कुछ चित्र को भी दिया है, जैसे ये WC बनर्जी जी का चित्र है पहला, दूसरा जो है दादा भाई नौरोजी का है। ये दोनों नेता जो हैं उदार राष्ट्रवादी काल से संबंधित हैं। नीचे जो है उग्र राष्ट्रवादी काल के जो लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी हैं। और इधर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं जो गांधी युग से संबंधित हैं। तो हम यहाँ पे यह चीज़ देख लिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम इन चरणों में हम आसानी से समझ सकते हैं। आगे हम जो है प्रथम चरण जो 1885 से 1905 तक के उदार राष्ट्रवादी काल का जो समय है उसी की चर्चा करेंगे कि इन उदारवादी का क्या योगदान था, प्रारंभ में इसकी कौन कौन सी नीतियां थी, इनके क्या कार्यक्रम थे और किस तरह से इन्होंने जो है अंग्रेज के विरुद्ध जो है अपनी राष्ट्रीय भावना को जगाते हुए जो है उसका अंग्रेज़ों का विरोध किया। प्रथम चरण 1885 से 1905 तक के काल को कहा जाता है। और सबसे बड़ी इस चरण की यह घटना है कि प्रथम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई, यह जो है एक बहुत बड़ी जो है महत्वपूर्ण घटना थी या महत्वपूर्ण जो है जो उपलब्धि हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को एक दिशा देने के लिए। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है लक्ष्य धुंधला अस्पष्ट था। जब इसके संगठन का निर्माण किया गया तो उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि हमें क्या करना है, लेकिन यह जरूर ही छाया में था कि हमें जो है भारतीयों के हित में काम करना है। और इसके बाद इस में यहाँ पर यह है कि प्रारंभ में यह आंदोलन केवल थोड़े से ही शिक्षित मध्यम वर्ग या बुद्धि वर्ग लोगों तक सीमित था। इस आंदोलन में जो भी लोग लगे हुए थे वो पश्चिम की उदारवादी विचारधारा से प्रभावित था। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे यहाँ पर कि वो पश्चिम की उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थे और इसीलिए इनके सारे कार्य योजनाएं जो हैं उसे उदारवादी विचारधारा से संबंधित था, जिसे आगे जाकर उदारवादी काल के नाम से भी इस समय को जाना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना जो है वह 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है या स्थापना थी। तो आप यहाँ पे एक प्रश्न को ध्यान में रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। इस चीज़ को जो है जो प्रश्न अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसमें से ये याद रखना है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसी में से अब जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे वो A.O. ह्यूम थे। ये चीज़ को आप लोग याद रखें, बराबर पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक कौन हैं या कौन थे, तो उसमें से आता है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम का यहाँ पूरा नाम दिया हुआ है, आप इन्हें भी याद रखें। A.O. ह्यूम का पूरा नाम पूछा जाता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है ये एक प्रशासक थे, अधिकारी थे, ये राजनीतिक सुधारक थे और ब्रिटिश भारत में यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ के शौकीन पक्षी वैज्ञानी थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? A.O. ह्यूम ने किया। और कब किया? तो 1885 में इनका जो है 1885 में ये हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आगे हम बढ़ते हैं कि हालांकि वे राष्ट्रीय कांग्रेस के वे यानी A.O. ह्यूम कांग्रेस के जन्मदाता थे, परंतु उन्होंने कभी भी अध्यक्ष पद, वो कभी अध्यक्ष नहीं बने। स्थापना तो किए लेकिन वो अध्यक्ष पद नहीं बने। एक यहाँ और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के जो है ए ह्यूम को जो है संस्थापक के साथ साथ उन्हें पिता भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, ए ह्यूम जो है कांग्रेस के महामंत्री पद पर रहे, यानी पहले जो है कांग्रेस के महामंत्री कौन थे। तो ये क्वेश्चन आपको अगर पूछता है तो आप ध्यान रखें कि ए ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है महामंत्री बने। और ये जो है कब से कब तक रहे, 1885 से लेकर 1907 तक इस पद पर ये बने रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो है वह बैठक जो है, अधिवेशन यानी बैठक जो हुई थी प्रथम, वो 28 दिसंबर 1985 को। ये दिन भी याद रखने की ज़रूरत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कब हुई। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ था। तो ये भी प्रश्न आता है। तो मुंबई में, ये पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ एक महामारी फैलने से यह स्थान को बदला गया और इसी के कारण ये मुंबई में हुआ। कहाँ पे हुआ था मुंबई में, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बैठक हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे, जो WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। और इस बैठक में कुल 72 कितने प्रतिनिधि थे, ये भी प्रश्न आता है। तो कुल कितने प्रतिनिधि थे, 72 प्रतिनिधि इस बैठक में सम्मिलित थे। आगे आते हैं कि एक चीज़ यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शुरू में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जो है नाम देने की बात थी। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है एक सुझाव दिया कि इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है नाम से बदलकर किसने जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुझाव दिया था। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है इस तरह का सुझाव दिया। और दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष यानी हुए थे। ये 1886 में जो है जो बने थे। दूसरी बैठक जब भारतीय कांग्रेस की हुई थी और तृतीय बैठक में जो है जो आप देख रहे हैं कि तैयब जी जो है जो इसके अध्यक्ष बने थे। अगले अध्यक्ष जो है जो जॉर्ज यूल थे। तो यहाँ पे हमारा ये बार बार ये दिखाने का मतलब ये है कि ये पूरा है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने, ये क्वेश्चन आता है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, ये आता है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है उनके बारे में कि ये सभी यहाँ पे सर्वधर्म समभाव की भावना प्रारंभ में ही झलक रही है। आते हैं अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नीति क्या था। तो कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों का नेतृत्व क्या था, उदार राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा किया गया था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उदारवादी काल कहा जाता है। इसमें से यहाँ पे आपको दिख रहा है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस जो है, इसी तरह से गोपाल कृष्ण गोखले, CR नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि बहुत सारे नेता थे। प्रमुख नेता जो है ये इसके अंतर यहाँ थे। इसके द्वारा जो है जो शुरू में जो उदारवादी काल के अंतर्गत जो भी नेता थे उनके विचारों में सबसे बड़ी चीज़ थी वो शांति प्रिय थे और अहिंसक थे। मतलब वो हिंसा में का विश्वास नहीं करते थे। ये शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी बात को रखते थे और वह उसमें सुधार करने की बात करते थे। इसी नीति के कारण इस काल को जो है उदारवादी काल भी कहा जाता है। अब उदार राष्ट्रवादियों की विचारधारा एवं कार्य पद्धति को हम यहाँ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे कि इन लोगों ने के विचार किस तरह थे और कौन कौन से कार्य किए। जैसे इन लोग ब्रिटिश शासन के प्रति उदार नीति थी, बहुत आक्रामक विरोध नहीं करते थे। इनका जो है जो विचारधारा जो थी ब्रिटिश शासन के साथ तालमेल बिठाते हुए भारतीयों के लिए
क्रमिक या धीरे धीरे संवैधानिक तरीके से सुधार पर ये लोग बल देते थे। अगला है कि ब्रिटिश शासन की जो न्यायप्रियता थी, वहाँ की न्याय व्यवस्था थी, उसमें उनको विश्वास था कि भारतीयों की जो दुर्दशा है इसको देखते हुए वो अपनी नीतियों में परिवर्तन लाएंगे। उन्हें वह जो है सिर्फ जो है विभिन्न प्रार्थना के द्वारा, स्मृति पत्र के द्वारा, प्रतिनिधि मंडल के द्वारा अंग्रेज शासकों को जो है भारत की दशा का जो है प्रदर्शन करने वाला एक मंच के रूप में उदार राष्ट्रवादियों ने एक मंच दिया था। उसी तरह से भारत ब्रिटिश के साथ जो है इनकी सबसे बड़ी ये थी कि हमारा संबंध, अगर भारतीयों का संबंध अगर ब्रिटिश के साथ रहेगा तो इसी में हित है। अगर हम संबंध विच्छेद करेंगे तो भारतीय हित में ये बातें नहीं आएगी। तो हमारा हित इसमें है कि हम क्या करें, ब्रिटेन के साथ रहें, उसके साथ संबंध बनाए रखेंगे, तभी भारतीयों का कल्याण होगा। इस तरह की इनकी विचारधारा प्रारंभ में थी। ये क्रमिक सुधार में जो है विश्वास करते थे। ये धीरे धीरे जो है क्या करते थे कि भारत की जो दशा थी उसमें से विभिन्न तरह के अधिनियमों द्वारा धीरे धीरे सुधार में जो है ये विश्वास करते थे। और अगला जो पॉइंट्स है कि ये पूर्ण शुरू में जो है इनका कहीं से सोच नहीं था। ये स्वशासी औपनिवेशिक स्वशासन मतलब उपनिवेशिक स्वशासन मतलब ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर जो है सरकार बनाने की ये मांग शुरू में करते थे। और इनका जो मांग का जो तरीका था वह संवैधानिक साधनों में था। संवैधानिक साधन क्या होता है, जैसे प्रार्थना पत्र के द्वारा, स्मृति पत्र के द्वारा, प्रतिनिधि मंडल भेजकर, इन सब माध्यमों से जो है क्या करते थे कि अपनी बात को जो है ये रखते थे कि हम जो है हमारे या भारतीयों के हित में जो है ऐसा काम किया जावे। अगला जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदार राष्ट्रवादी का योगदान जो है क्या क्या रहा है। तो इसका पहला योगदान रहा कि भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा का प्रचार किया। ये चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखना है कि राजनीतिक चेतना कि हम एक हैं, हमें जो है देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम जैसी भावना को इन्होंने उजागर किया। ये राष्ट्रीय एकता की जो है जो बात जो है इनके द्वारा की गई, इसको ध्यान में रखा गया। दूसरा है कि ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति जो थी उसकी इन्होंने घोर आलोचना की। ब्रिटेन के लोग क्या किए कि वो यहाँ आए, शासन करने लगे, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को चरमरा दिए, कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिए, यहाँ के धनों को जो है जो वो ले जाते थे, कच्चे माल के रूप में ले जाते थे, और तैयार माल जो है बड़े बड़े उद्योगों में जो तैयार माल होता था, तैयार वस्तुएं होती थी, वो यहाँ आकर फिर वापस महंगे दर में बेचते थे। इससे क्या होने लगा कि भारतीयों के शोषण होने लगा। तो इसके लिए जो है उन्होंने उजागर किया निकास सिद्धांत। ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि निकास सिद्धांत बताया। निकास सिद्धांत में उन्होंने बताया कि प्रतिपादन करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश सरकार भारत में कच्चे माल को ये क्या करते थे, कच्चे माल को ले जाकर तैयार वापस माल भारत में बेचते थे। इससे भारतीय उद्योग धंधे क्या होने लगे, नष्ट होने लगे। तो ये सिद्धांत को जो है इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये किस तरह से निकास सिद्धांत क्या है। अगला पॉइंट्स है कि व्यवस्थापिका में सुधार। जो इनके समय में जो भारत में शासन चल रहा था, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, तो गवर्नर जनरल का जो परिषद होता था उस परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व नगण्य था, नहीं था। उसमें भारतीयों को का प्रतिनिधित्व नहीं दिया था। इस प्रतिनिधित्व की मांग इन्होंने जो है बढ़ाया और साथ साथ भारतीयों के अधिकार का, भागीदारी को बढ़ाने की बात उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने रखा, ब्रिटिश सरकार के सामने रखा, और साथ साथ परिषद में जो है कि में सुधार करके जो है भारतीयों के अधिकार प्रदान करने की बात की गई। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, और लेकिन कि इसमें सुधार के लिए, लेकिन इससे भी जो है हमें संतुष्टि नहीं मिली, यानी उदारवादियों को संतुष्टि नहीं मिली, और इन सुधारों का जमकर उनके द्वारा आलोचना किया गया, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया संवैधानिक तरीके से। अगला नंबर है कि
सामान्य प्रशासनिक सुधार पर भी जो है इन उदार राष्ट्रवादियों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे सरकारी सेवाओं में भारतीकरण की मांग पर बल देने लगा, न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका से अलग रखने की बात कहने लगी, जो वहाँ पे पक्षपातपूर्ण जो भ्रष्ट नौकरशाह के खिलाफ जो आवाज़ उठाने लगी, जो खर्चीली न्याय प्रणाली थे इसका विरोध इन्होंने किया, ब्रिटिश सरकार पर जो है आक्रामक विदेश नीति जो थी की भी आलोचना की। उसी तरह से विभिन्न तरह के कल्याणकारी मदों पर जो है अधिक खर्च करने की बात करने लगी। कल्याणकारी मद क्या क्या हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो है, इन सब सिंचाई के क्षेत्र में इन पर बल दिया गया कि ब्रिटिश सरकार अधिक से अधिक इस पे खर्चा करे, कृषि बैंक की स्थापना करे। तो इन सब बातों पर जो है उदार राष्ट्रवादियों ने जो है ब्रिटिश साम्राज्य के सामने या ब्रिटिश सरकार के सामने अच्छे ढंग से प्रशासनिक सुधार करने के लिए बल दिया। तो इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि 5वां नंबर आता है कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर भी उदार राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रयास किया। लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की जो है जो आज़ादी की मांग इन्होंने रखा कि हमें बोल सकें, अपने विचार को स्वतंत्र रूप से रख सकें, संगठन बनाने की और प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया। ये सब चीज़ें आज हमारे मौलिक अधिकार में हैं, जो है वो वहीं से आया। भाषण देने की स्वतंत्रता पर बल दिया गया। इन सब तरह से जो है नागरिक के जो अधिकार थे उन अधिकारों के हितों की रक्षा पर बल दिया गया। और सबसे छठा नंबर पे जो हमने बताया कि वो विदेश में जो भारत रह रहे थे उनके हितों की भी रक्षा की इन्होंने वकालत की। सिर्फ भारत में रहने वाले ही जो है भारतीय जो थे उसी के हितों की बात ये नहीं करते थे, बल्कि जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं उनके अधिकारों की, उनके हितों की रक्षा पर भी इनके द्वारा बल दिया गया। लेकिन इस तरह से हम देखते हैं कि उदार राष्ट्रवादी नेताओं ने या उदार राष्ट्रवादी युगों में जो है एक भारतीय स्वाधीनता का एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ। भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत किया इन्होंने। लेकिन फिर भी जो है कुछ आलोचकों के द्वारा इनकी आलोचना की जाने लगी और इन्हें जो है राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहने लगा कि भिक्षा हम मांगने से, अंग्रेज जो है जो से सामने ये लोग भिक्षा मांग रहे हैं कि हमें ये सुधार चाहिए, ये सुधार चाहिए। दूसरी बात थी कि आम जनता का इनके साथ समर्थन नहीं था, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और कुछ आलोचकों ने ये भी आलोचना किए कि इसके जो उदारवादी नेता जो थे वो सभी उद्योगपति, जमींदार, शिक्षक और नौकरशाह वर्ग से का प्रतिनिधित्व करते थे। इस तरह से इनकी आलोचना भी की गई। लेकिन हम निष्कर्ष में यही कहेंगे कि उदारवादी नेताओं ने देश में यहाँ पे राष्ट्रीय भावना का उदय करके एक ऐसा मंच प्रदान किया जहाँ से राष्ट्रवादी आंदोलन में तीव्रता लाई जा सके। और उदार राष्ट्रवादी ने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करके राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। इनके गतिविधियों से भारतीय जनता को यह समझ में आ गया कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार भारतीयों का शोषण कर रही है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार किया। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो आधार है, ये आधार इन उदारवादी नेताओं के द्वारा या उनके विचारकों के द्वारा विचारों से तैयार हुआ, जिसे आगे चलकर यानी इन्हीं से उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हुआ और अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए गए। उदारवादी काल को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शैशवा काल, आर्थिक राष्ट्रवाद का युग, सुधारों का युग या उदारवाद के उत्थान का युग के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आज का जो है मेरा ये लेक्चर जो था वह सिर्फ यह था कि उदारवादी काल में किस तरह से उन्होंने जो है ब्रिटेन का विरोध किया और कहाँ तक हमें उन्हें उदारवादी नेताओं को उसमें सफलता मिली। इस काल में हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार जो है हमें यहीं से मिलता है।